हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का बढ़ाऊं तना मास्टर चैनल पर। सो एज वी ऑल नो कि हमने NIOS की ये सीरीज जो है स्टार्ट की हुई है एंड दिस सीरीज इज फॉर DSSSB एंड KVS PRT एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी वेरी important topic, that is राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। सो ये टॉपिक भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर स्पेशली फॉर जो हमारा KVS जो PRT का सिलेबस है उसमें RTE बिल्कुल मेंशन किया हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में और बहुत ही ज्यादा अच्छे से आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो देखिए, पहले RTE एक्ट को जानने से पहले हम ये जान लेंगे आज कि भाई इसकी नींव कहाँ से रखी गई और किस जो हमारे अमेंडमेंट है उसके तहत इस एक्ट को लाने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने ये सोचा कि ऐसा कोई एक्ट बनाया जाए या फिर ऐसा कोई प्रोविजन किया जाए जिससे जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो सभी का एक फंडामेंटल, सभी बच्चों के लिए एक फंडामेंटल राइट बने, एक मौलिक अधिकार बने। तो भाई बात कर लेते हैं 2002 की 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारा हुआ था उसके दौरान, उसके तहत यहाँ पे जो शिक्षा है उसको हमने फंडामेंटल राइट बनाया और अंडर द आर्टिकल 21A। अब जो आर्टिकल 21 है भाई वो क्या है? राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार है। उसके अंदर हमने एक नया आर्टिकल यहाँ पे ऐड किया, दैट इज 21A। उसमें हमने जो शिक्षा है, शिक्षा को एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट बनाने की बात की गई वहां पे। सो आर्टिकल 21A के अंडर यहाँ पे जो एजुकेशन है, एजुकेशनल राइट जो था उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। एंड इसके अकॉर्डिंग द स्टेट जो वर्ड यूज किया गया है भाई यहाँ पे, ये किया जाएगा फॉर एनी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्टेट। द स्टेट शैल प्रोवाइड, यानी कि द गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स। 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप में जो भी बच्चे आते हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। ऐसा किसके तहत? आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग ये एक फंडामेंटल राइट, हमारा राइट टू एजुकेशन बना दिया गया। अब यहाँ पे एक और प्रोविजन ऐड किया गया, एक और यहाँ पे चेंज किया गया, बदलाव किया गया। वो क्या था? आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 का सब्सटीट्यूशन किया। क्या कहता है आर्टिकल 45 कि अब 6 से 14 साल के बच्चों की तो हमने बात कर ली, किसमें? 21A में। अब 6 से जो कम एज के जो बच्चे हैं, 6 साल से जो कम उम्र के जो भी चिल्ड्रन हैं, उनके लिए भी प्रोविजन किया गया फॉर प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। यानी कि आर्टिकल 45 क्या कहता है कि भाई जो चिल्ड्रन है बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, वो उनको अधिकार है, उनको राइट है कि भाई उनको यहाँ पे जो अर्ली चाइल्डहुड केयर दी जाए और एजुकेशन भी उनको दी जानी चाहिए। आगे देख लेते हैं। ये आर्टिकल 21 के बारे में बता रहा है, जो हमने बात कर ली है कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। क्यों ऐसा किया गया? इसी आर्टिकल में क्यों ऐड किया गया? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो शिक्षा है ना, वो ही हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। अब शिक्षा अगर सार्थक बनाती है जीवन को, दैट मीन्स जो हमारा जीवन का अधिकार है, जीने का अधिकार है, उसी राइट में यहाँ पे एजुकेशनल राइट को, यानी एजुकेशन को, शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने की बात की गई। ये देखिए, फंडामेंटल राइट बना दिया गया। साथ ही साथ एक और बदलाव किया गया। वो क्या था कि आर्टिकल 25A है, जो आर्टिकल 51A, 51A आर्टिकल क्या कहता है? इसमें हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, हमारे संविधान के अंदर कुछ हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, जिनके अंडर कुछ ऐसी बातें आती हैं, जैसे हमें हमारे नेशनल फ्लैग या फिर जो नेशनल एम्बलम है इनका सम्मान करना चाहिए, या फिर राष्ट्रीय एकीकरण की बात। कुछ ऐसे 10 ड्यूटीज हैं जिसमें एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पे ऐड की गई। और वो क्या ड्यूटी थी? वो ड्यूटी थी पेरेंट्स के लिए। और वो ड्यूटी क्या कहती है? वो ड्यूटी कहती है कि पेरेंट्स को प्रोवाइड करनी है ऐसी अपॉर्चुनिटीज ताकि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं वो एजुकेशन यानी शिक्षा वो ग्रहण कर सके। ठीक है,
तो ये ड्यूटी किसकी है भाई, पेरेंट्स की ड्यूटी है या फिर जो भी गार्डियन है बच्चे का उसकी ड्यूटी है कि जो भी बच्चा 6 से 14 साल की उम्र इस एज पीरियड में, इस पीरियड में है, उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराना आर्टिकल 51A के अंतर्गत के अंडर यहाँ पे आता है। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो 26 अगस्त 2009 में जो हमारी पार्लियामेंट है उसने ऐसा एक बिल पास किया और उस बिल का नाम रखा, जब वो पास हुआ तो वो एक्ट बना और उसका नाम रखा गया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। कब पास कब हुआ था ये, जो हमारा 26 अगस्त 2009 में। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि बिल जो हमारा बन गया पास हो गया, लेकिन ये एक्ट जो है ये लागू कब से हुआ, ये एनेक्ट कब से हुआ, तो ये एक्ट हुआ भाई जो लागू हमारा 1 अप्रैल 2010 से। डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे जो मौलिक अधिकारों में लाने वाली, जो शिक्षा को लाने वाली हमारी जो कंट्री है वो 135 कंट्री में से एक कंट्री बनी। 135 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में ऐसी हैं जिन्होंने एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया हुआ है हर बच्चे के लिए, तो उनमें से एक अब इंडिया भी यहाँ पे आ चुकी थी उनके अंडर। तो नेक्स्ट भाई देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें प्रोविजंस हैं 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। सबसे पहली बात और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो भी बच्चा इस एज ग्रुप में आएगा उसको शिक्षा का अधिकार होगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का उसको अधिकार रहेगा इन अ नेबरहुड स्कूल। ये नेबरहुड स्कूल क्या है भाई, नेबरहुड स्कूल का मतलब क्या है कि जो 1st to 5th तक का जो बच्चा है उसको उसके घर के 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए, और जो 6th to 8th वाला बच्चा है उसके घर के 3 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए। अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर जो बच्चा है उसके 1 किलोमीटर के दायरे में या फिर 3 किलोमीटर के दायरे में उसके घर के आसपास स्कूल हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हमारी गवर्नमेंट की, हमारी लोकल अथॉरिटीज की। ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आगे। फिलहाल हम इसके कुछ मेजर यहाँ पे फीचर्स देख रहे हैं। क्या है फर्स्ट फीचर कि एवरी चाइल्ड ऑफ the age of 6 to 14 years shall have a right to free and compulsory education in a neighborhood school till the completion of elementary education। elementary education यानी up to 8th क्लास तक की जो उसकी शिक्षा रहेगी, 8वीं कक्षा तक उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। नो चाइल्ड शेल बी लाइबल टू पे एनी काइंड ऑफ फीस। बिल्कुल फ्री की बात कर रहे हैं भाई, तो फीस या कोई चार्जेस उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे उससे बच्चे से नहीं लिए जाएंगे। थर्ड क्या कहता है, बाय सम रीजंस और द अदर इफ अ चाइल्ड अबव 6 years could not complete his or her elementary education, then he or she will be availed opportunity to get admission in the class in accordance with the age। very important point है यहाँ पे। ये डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आएगा, ये पूछेगा कि अगर कोई बच्चा मान लो 6 साल का, अभी वो 6 साल से ऊपर है और वो अपनी 6 साल से पहले या फिर जो हमारी एजुकेशन उसकी है, शिक्षा है, उसके एज के अप्रोप्रिएट वो एजुकेशन नहीं ले पाया किसी भी रीजन से, ठीक है, तो अब अगर वो बाद में मान लो बच्चा अब हो गया 10 साल का, वो स्कूल में आता है और वो कहता है कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, मैंने पढ़ाई नहीं करी है पहले लेकिन अब मुझे पढ़ना है, तो उसको कौन सी आप क्लास में बिठाओगे? क्या आप उसको अब उसकी एज के अप्रोप्रिएट क्लास में बिठाओगे या फिर आप उसको फर्स्ट में बिठाओगे? तो ये जो आरटीई है वो क्या कहता है कि बच्चे को आप उसके एज के अकॉर्डिंग ही उसकी क्लास में बिठाएंगे, और साथ ही साथ अब भाई उसको पिछला जो उसका फंडामेंटल्स है, जो उसके बेसिक्स है वो तो क्लियर नहीं है। मान लो 3rd क्लास में उसको एडमिशन आपने दे दिया, अब उसके फंडामेंटल्स, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे स्पेशल कुछ ब्रिज कोर्सेज, कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, स्पेशल क्लासेस बच्चे की ली जाती हैं, जिनकी हम बात करेंगे, स्पेशल कोर्स उसको कराए जाते हैं ताकि वो अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ वो कोप अप कर सके, इमोशनली भी, एकेडमिकली भी, हर प्रकार से वो उनके जो है समान यहाँ पे अपनी जो शिक्षा है उसको ग्रहण कर सके। बिल्कुल भाई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस पॉइंट से। फिर नेक्स्ट क्या बात करता है, इफ द चाइल्ड
if the school where the child is admitted does not have the facility to complete elementary education, तो यहाँ पे ट्रांसफर का भी प्रोविजन है कि बच्चे को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि अगर जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, मान लो वो 5th तक का ही स्कूल है, ठीक है, वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल है, अब उसको एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करनी है, 6th 7th 8th क्लास में उसको जाना है भाई, तो अगर स्कूल के पास ये फैसिलिटी नहीं है तो स्कूल उसको किसी आस पड़ोस नेबरहुड वाले स्कूल में क्या करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा, और इस ट्रांसफर में उसकी हेल्प करेगा पूरा स्कूल का स्टाफ, उसके जो हेड मास्टर हैं या जो प्रिंसिपल है वो। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इफ फॉर एनी रीजन अ चाइल्ड इज रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर within a state or outside, such child shall have the right to seek transfer at or her will। ठीक है भाई, टीचर इस चीज में क्या करेगा, हेल्प करेगा, यानी कि किन्हीं रीजंस के वजह से, मान लो बहुत सारे ऐसे जो हमारे फैमिलीज हैं, जो माइग्रेटरी फैमिलीज होती हैं, जो माइग्रेशन करके अपना काम चलाती हैं, अपना जीवन व्यापन करती हैं, ठीक है, अब भाई उस फैमिली पूरी माइग्रेट कर गई तो बच्चे की एजुकेशन का क्या हुआ, बच्चे की एजुकेशन तो बीच में रह गई, उसका तो जो कोर्स है वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे ताकि उसकी एजुकेशन रुके नहीं, वो बिल्कुल ड्रॉप आउट वाली स्थिति में ना चला जाए, तो इसलिए सरकार ने क्या प्रोविजन किया, आरटीई में प्रोविजन किया कि बच्चे का क्या कर दो भाई, ट्रांसफर कर दिया जाए उसका अनदर स्कूल में, ताकि वो किसी अनदर स्टेट में जा रहा है या फिर उस एरिया से कहीं आउटसाइड वो उसकी फैमिली जो है मूव कर रही है। तो भाई ये सारी चीजें, ये सारी प्रोसेसेस, ये सारे प्रोविजंस क्यों किए जा रहे हैं, ताकि हर बच्चे तक शिक्षा का अधिकार जो है पहुंचाया जाए, कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहे, क्योंकि ये अब हमारा एक मौलिक अधिकार बन चुका था, और इसको कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट स्पेशली अभी केवीएस को हम ध्यान में रखते हुए, उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अभी हम इम्पोर्टेंट पहले उसके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, उसके बाद हम इम्पोर्टेंट एनआईओएस में चाहे डीपीईपी हो या फिर हमारा एसएसए हो या फिर हमारे एनसीईआरटी, डाइट्स, एससीईआरटी, इन सब के रोल हो, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ केवीएस सिलेबस। ठीक है, तो देखते हैं भाई, ये सारे जो प्रोसेसेस, सारे प्रोविजंस किए जा रहे हैं ताकि बच्चा जो है उसको शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाए। किसी भी क्लास का बच्चा हो, वो किसी भी रीजन का बच्चा हो, किसी भी रिलीजन से वो बिलोंग करता हो, बिल्कुल दूर दराज में वो रहता हो, या फिर बिल्कुल ऐसी परिस्थितियां हो उसके घर में कि बिल्कुल खाने के लिए उनके पास अवेलेबल नहीं है, फूड नहीं है, बट कुछ भी हो, किसी भी कारण से बच्चा जो है शिक्षा से दूर नहीं रहना चाहिए, ये पूरा डिसाइड करके ये आरटीई को फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, द हेडमास्टर और इंचार्ज of the concerned school is expected to issue the transfer certificate। अगर जो हेडमास्टर और जो इंचार्ज है भाई, वो यहाँ पे अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो वो बच्चे को टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू करे, और अगर जो हेडमास्टर है वो इस चीज में डिले करता है या कोई देरी करता है तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है, यानी डिपार्टमेंट की तरफ से उसको पूरी प्रॉपर यहाँ पे उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा कि भाई आपने इस जो चाइल्ड है, इसको, स्टूडेंट को आपने टीसी ट्रांसफर ये इशू क्यों नहीं किया। ये सब क्यों किया जा रहा है, ताकि बच्चे की एजुकेशन में बाधा ना आए, रुकावट ना आए, चाहे कोई भी कारण हो, पर वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखे। नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन अ स्कूल फॉर द लैक ऑफ एज प्रूफ। अब भाई वही वाली बात है जो अभी हमने डिस्कस की थी कि बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे हमारे परिवार ऐसे हैं आज भी देश में जो बीपीएल कंडीशंस में सरवाइव करते हैं, अब या फिर बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जहाँ पे कोई लिटरेट नहीं है, जहाँ पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो बच्चे का जो एज का प्रूफ है या उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, बहुत बार ये नहीं बन पाता। और पहले ऐसा होता था कि अगर आपके पास एज का प्रूफ नहीं है तो आप स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते थे। जब आपके पेरेंट्स का टाइम होगा, उनसे कभी पूछ के देखना आप, तो ऐसा होता था, लेकिन तो वो शिक्षा से क्या रह जाते थे, वंचित रह जाते थे। लेकिन अब आरटीई 2009 ने इस चीज को क्या कर दिया भाई, हटा दिया कि अगर आपके पास एज का प्रूफ नहीं भी है ना, तो भी आप स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, बच्चे को स्कूल में एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा।
ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इवन आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। बिल्कुल, चाहे बच्चा साल के बिल्कुल मिड में आए, चाहे वो बिल्कुल आपका सेशन के मिड में आए, या फिर वो पेपर से एक दिन पहले आके आपको ये बोले कि मुझे एडमिशन लेना है, तो आपको उसको एडमिशन एज अ इंचार्ज, एज अ टीचर उसको एडमिशन देना पड़ेगा। बिल्कुल, उसका एडमिशन जो है आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। No child admitted in the school shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education। यानी 8th क्लास तक एलिमेंट्री एजुकेशन उसकी कंप्लीट होने तक किसी भी बच्चे को आप पिछली क्लास में नहीं रख सकते। अब इसका क्या मतलब है भाई, आपने एक नाम सुना होगा, नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है ये नो डिटेंशन पॉलिसी? नो डिटेंशन पॉलिसी ये कहती है कि किसी भी बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते अप टू द 8th क्लास या फिर अप टू द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी आप उसको डिटेन नहीं कर सकते, किसमें? उसकी प्रीवियस क्लास में, उसकी पिछली क्लास में। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके एग्जाम्स नहीं होंगे या फिर आपके जो है यहाँ पे इवेल्युएशन या असेसमेंट नहीं होगी, वो सब होगी, लेकिन आपको बच्चे को फेल नहीं करना है। आपको उसको एक्स्ट्रा क्लासेस लेके, स्पेशल उसको कोर्स देके या फिर रिमीडियल क्लासेस लेके, ये सारे एफर्ट्स करके आपको बच्चे को एक मिनिमम लेवल तक पहुंचाना है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग तक पहुंचाना है, जिसको हम MLL बोलते हैं। ठीक है, और वहां तक पहुंचने के बाद जो बच्चा है उसको फर्दर क्लास में क्या करना है? प्रमोट करना है। ये क्यों किया गया भाई, क्यों आई है नो डिटेंशन पॉलिसी? अब इससे तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन इस चीज को यहाँ पे अप्लाई किया गया, लागू किया, ताकि जो हमारा ड्रॉप आउट रेट है उसको हम क्या कर सके? जीरो बना सके, उसको रिड्यूस कर सके। ऐसा होता था कि भाई बच्चे जो है एक क्लास में फेल हो गए तो घर वालों ने बोला कि ठीक है पढ़ाई में तो ये चल नहीं रहा है, तो इसको कहीं काम पे लगा देते हैं, तो बच्चा जो है वो शिक्षा से वहां पे वंचित रह जाता था। इस चीज को क्या करने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी बच्चे को किसी क्लास में फेल नहीं किया जाएगा, उसकी असेसमेंट होगी, प्रॉपर तरीके से होगी, CCE के अकॉर्डिंग उसकी असेसमेंट होगी, लेकिन बच्चे को यहाँ पे किसी भी क्लास में, प्रीवियस क्लास में उसको नहीं रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन क्या है भाई? नेक्स्ट है वी शुड नेवर सब्जेक्ट एनी चाइल्ड टू फिजिकल पनिशमेंट। किसी भी बच्चे को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, फिजिकली भी या फिर मेंटली भी उसको हरास या टॉर्चर नहीं किया जाएगा। फिजिकल पनिशमेंट को हम एक और नाम से जानते हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट। कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी आप बच्चे को पढ़ाने के लिए या फिर किन्हीं भी रीजन से आप बच्चे को फिजिकली पनिश नहीं कर सकते, आप उसको मार नहीं सकते, आप उसको मेंटली भी टॉर्चर नहीं कर सकते, यानी कि आप उस पर कोई ऐसा कमेंट नहीं पास कर सकते जिससे बच्चा मेंटली हर्ट हो, उसके इमोशंस हर्ट हो। बिल्कुल, ये सारी बातें बच्चों को स्कूल में लाने के लिए, उनको इस अटेंडेंस रेट को बढ़ाने के लिए और हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रोवाइड कराने के लिए ये सारे प्रोविजंस यहाँ पे बनाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि कुछ जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड की गई हैं RTE के द्वारा टीचर्स की। अब क्या है वो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज? टीचर्स को रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, पंक्चुअलिटी मेंटेन करनी है, क्योंकि जो टीचर्स हैं अगर वो रेगुलर रहेंगे, वो पंक्चुअल रहेंगे स्कूल में, तो स्कूल का जो सिस्टम है, उसका जो पूरा एनवायरनमेंट है, उसको वो एक पॉजिटिव रहेगा, अच्छे से चलेगा वो चीज, यहाँ पे बच्चे भी उस चीज को सीखेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है कि भाई जो टीचर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरे करिकुलम को स्पेसिफाइड टाइम में कंप्लीट कराए। इस पे डायरेक्ट यहाँ पे भी या फिर इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन बनता है। इस पे मैंने पहले भी क्वेश्चन देखा है कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर। सो थर्ड रोल हमारा क्या है? टू असेस द लर्निंग एबिलिटी ऑफ ईच चाइल्ड, यानी कि कॉन्टिन्यूसली टीचर है वो ऑब्जर्वेशन करे, वो बच्चों के ओरल टेस्ट ले, डिबेट करवाए, उनके जो है प्रोजेक्ट्स दे उनको, या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग कराए, रिमीडियल टीचिंग कराए। ये सारी चीजें किस में आती है? हमारे CCE में आती है। किस में आती है भाई? CCE में आती है। तो हर बच्चे की लर्निंग एबिलिटीज को असेस करना और उस बच्चे को उस हिसाब से लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना एक टीचर का यहाँ पे क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
यू शुड होल्ड रेगुलर मीटिंग्स। अब जो टीचर है वो रेगुलरली मीटिंग करे, किसके साथ, जो हमारे पेरेंट्स है या फिर गार्डियन है बच्चे के, यानी जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, पीटीएम होती है, वो रेगुलरली तौर पे टीचर इंटरेक्ट करे पेरेंट्स के साथ और उनके साथ डिस्कस करे कि जो बच्चा है उसकी क्या क्या कमियां हैं, उसकी क्या क्या पॉजिटिविटी उसके बिहेवियर में अभी रिफ्लेक्ट हो रही है, या फिर उसने उसकी प्रोग्रेस क्या है ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड। टू एक्सटेंड ऑल टाइप्स ऑफ हेल्प टू मेक द चाइल्ड फ्री ऑफ फियर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक ऐसे टीचर हैं कि बच्चे जिससे डरते नहीं हैं, बच्चे जिसका सम्मान भी करते हैं और साथ में बच्चे जो है वो फ्री फील करते हैं कि भाई वो कुछ भी आपके साथ डिस्कस कर सके, कुछ भी वो आपको बता सके, तो ये ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा कंड्यूसिव, एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एज अ टीचर ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर बच्चा डरेगा नहीं ना आपसे, अगर वो एंशियस नहीं होगा, अगर वो ट्रॉमा फील नहीं करेगा, तो वो एक बेहतर तरीके से सीख पाएगा, उसकी एक बेहतर लर्निंग हो पाएगी। और यही जो चीज है वो सीसीई भी कहता है कि भाई जो टीचर है ना उसको इस तरह से बच्चे को इवेलुएट करना है, इस तरह से उसको बच्चे को असेस करना है कि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। ऑलराउंड डेवलपमेंट यानी वो फिजिकली भी ग्रो करे, फिजिकली भी वो डेवलप करे, मेंटली भी, मानसिक रूप से भी वो डेवलप करे, मोरली भी वो डेवलप करे, इमोशनली भी बच्चा डेवलप करे, यानी उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट मींस उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट का कोई भी एस्पेक्ट में वो पीछे ना रह जाए। तो इसके लिए हमें जो एग्जामिनेशंस हैं उनको फ्लेक्सिबल बनाना, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस हैं उनको एक मतलब मल्टी डायमेंशन बनाना, ठीक है, और जो हमारे इवेल्युएशन के प्रोसीजर्स हैं उनको भी एक तरह से एक वाइड अप्रोच में लेके चलना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम एक बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं। सो अगर टीचर की कोई अगर टीचर अपनी ड्यूटीज को अच्छे तरह से यहाँ पे परफॉर्म नहीं करता है तो टीचर पे भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। और टीचर को एक एक्टिव एजेंट माना गया है आरटीई एक्ट 2009 में कि जो टीचर है वो एक्टिवली क्या करेगा, आरटीई को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पे स्कूल गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एसएमसी बोलते हैं इसको, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। यानी जो स्कूल है उसकी गवर्नेंस, उसको कैसे गवर्न किया जाएगा, उसमें जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से की जाएगी। स्कूल एक लिविंग एंटिटी होता है भाई, स्कूल एक तरह से स्कूल की मैनेजमेंट अगर अच्छी है तो वहां पे बच्चों का जो रिजल्ट है, बच्चों का जो बिहेवियर है, बच्चों की जो वैल्यूज है वो भी पॉजिटिव डेवलप होंगी और वो भी अच्छे से इफेक्टिवली बच्चे जो है आपस में इंटरेक्ट करेंगे, टीचर्स के साथ आपस में अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे स्कूल की गवर्नेंस को बहुत ही ज्यादा अच्छा, एक तरीके से बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए एसएमसीज का निर्माण किया जाता है, एसएमसीज का गठन किया जाता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। क्या है भाई ये कमेटी? अब इस कमेटी में हमारे टीचर्स भी होते हैं, इस कमेटी में बच्चों के पेरेंट्स भी होते हैं, कुछ बच्चे भी होते हैं स्कूल के, या फिर कुछ लोकल एजुकेशनिस्ट भी हो सकते हैं। इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, इसको एक अलग से एक मैं वीडियो बना दूंगी इस पे एसएमसी के ऊपर, क्योंकि इस पे डायरेक्ट दो या एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है एसएमसी के ऊपर। तो आइए बात करते हैं कि आरटीई क्या कहता है एसएमसी के बारे में, कि जो मैनेजमेंट कमिटी है स्कूल की विल कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 50% वुमेन एंड मोस्ट ऑफ द ऑफिस बेयरर्स एंड मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी विल बी फ्रॉम पेरेंट्स कैटेगरी। क्या कहता है भाई? सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक प्रीवियस ईयर है DSSB PRT का, कि भाई जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसमें वुमेन का कितना, यानी जो महिलाएं हैं उनका कितना प्रतिशत रहेगा, कितना प्रतिशत रहेगा भाई? एटलीस्ट कम से कम 50% महिलाएं होनी ही चाहिए। यानी अगर जो हमारी एसएमसी है उसमें 10 मेंबर हैं तो कम से कम 5 जो मेंबर्स हैं वो उसकी महिलाएं होनी चाहिए। और स्पेशली ये जो मेंबर्स हैं मोस्टली, या जो ऑफिस बियरर्स हैं, यानी जो पूरा
इसको संभालने का काम करेंगे, पूरा रेगुलेट करने का काम करेंगे कमेटी को, तो वो क्या होंगे, हमारे पेरेंट्स होंगे, बच्चों के पेरेंट्स रहेंगे वो, ठीक है। अब इसके 4 फंक्शंस हैं, क्या क्या फंक्शंस बताती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के आरटीई, क्या कहता है कि मॉनिटर द वर्किंग ऑफ स्कूल, की जो एसएमसी है, एसएमसी में टीचर्स हो जाएंगे, पेरेंट्स हो जाएंगे, कुछ बच्चे हो जाएंगे, कुछ लोकल एजुकेशनिस्ट हो जाएंगे, प्रिंसिपल हो जाएंगे, ये सारे लोगों ने मिलकर जो कमेटी बनाई है, ये क्या करेंगे, ये स्कूल की वर्किंग को क्या करेंगे, मॉनिटर करने का काम करेंगे। यानी कि जो स्कूल में जो भी प्रोग्राम्स, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस अपनाई जा रही हैं, जो भी प्रोग्राम्स एक्टिविटीज कराई जा रही हैं, उनको मॉनिटर करने का काम कौन करेगा भाई, एसएमसी करेगी। फिर नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है, प्रिपेयर एंड रिकमेंड द स्कूल डेवलपमेंट प्लान, स्कूल अगले जो जो एसएमसी है वो अपना स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाती है 3 साल का, ठीक है। यानी कि अगले 3 साल तक स्कूल में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, बच्चों की टीचिंग लर्निंग एड्स में क्या क्या मेथड्स क्या क्या अपनाए जाएंगे, उनके टीचिंग लर्निंग एड्स क्या क्या जरूरत है, लैब्स की कैसे मेंटेनेंस करनी है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करना है, या फिर अगर आपको बच्चों को मान लो फ्री नोटबुक्स देनी है या फिर उनको फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो ये सारे फंड्स, ये सारे जो मैनेजमेंट है, ये हमारे किस में आ जाएंगे, स्कूल डेवलपमेंटल प्रोग्राम में या प्लान में आ जाते हैं। तो जो एसएमसी है वो 3 साल के लिए स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान बनाती है, और इसको बनाती भी है और इसको रिकमेंड भी करती है। नेक्स्ट जो फंक्शन है एसएमसी का, मॉनिटर द ग्रांट्स रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब जो स्कूल है उसको वेरियस सोर्सेज से ग्रांट्स मिल रही है, स्पेशली उसको जो उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो इन ग्रांट से ही चलता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट दे रही हो, चाहे वो कोई हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वहां से वो ग्रांट आ रही हो, तो उसको मॉनिटर करने का काम, यानी कि कितना पैसा कहाँ पे खर्च हुआ, ये चीज को कौन मॉनिटर करेगा, इस पे कौन जांच रखेगा, एसएमसी। नेक्स्ट जो फंक्शन है, वर्क फॉर द मिशन ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ आरटीई, आरटीई के जितने भी गोल्स हमने पढ़े, ये जितने भी प्रोविजंस पढ़े, इनको अचीव करने का काम, इनको अच्छी तरह से सुचारू रूप से इन सभी को इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करेगा, एसएमसी करेगी। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं कि जो आरटीई है वो हमारे करिकुलम यानी जो हमारा पाठ्यक्रम है और इवेल्युएशन दैट मींस जो आकलन है उसके बारे में क्या कहता है। अब सीधी सी बात है भाई कि जो आरटीई है वो भी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड अप्रोच फॉलो करता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड अप्रोच क्या होगी, जो हमारे रचनावादी होते हैं, यानी कि जो ये सोचते हैं, रचनावादी साइकोलॉजिस्ट ये सोचते हैं कि जो बच्चा है वो करके सीखता है, यानी लर्निंग जो है वो जब तक वो अपने हाथों से एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी काम में तो उसकी लर्निंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जो हमारा करिकुलम है वो भी चाइल्ड सेंटर्ड होगा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड उसको होना चाहिए, और बच्चे की डे टू डे लाइफ, उसकी डेली दिनचर्या के कामों से, उसकी डेली दिनचर्या से उसको रिलेट करना चाहिए। यानी ऐसा करिकुलम मत बना देना कि बच्चे को लगे कि मैं पढ़ कुछ हो रहा हूँ और मैं जी कुछ हो रहा हूँ, ठीक है। करिकुलम को बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वो जो बच्चे हैं उनकी डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं हर बच्चे में, और उनकी डिफरेंट एबिलिटीज को करिकुलम क्या कर सके, केटर कर सके, इसलिए इसको क्या रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है। अब डिफरेंट एबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं भाई बच्चे, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत अलग है दूसरे बच्चों से, मान लो वो रूरल बैकग्राउंड से आया है, दूसरे बच्चे अर्बन सेटिंग में है, कोई बच्चा ट्राइबल सेटिंग से भी हो सकता है कि वो जनजाति वाले जो हमारे ग्रुप्स हैं वहां से बिलोंग करता हो, किसी का रिलीजन बहुत, कल्चर बहुत डिफरेंट हो सकता है, या फिर जो बच्चा है वो स्पेशल नीड्स वाला हो सकता है, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हो सकता है, यानी डिफरेंशियली एबल्ड बच्चा हो सकता है। तो ये सारी डिफरेंट एबिलिटीज को कैटर करने के लिए कैसे होंगी ये डिफरेंट जो एबिलिटीज कैटर, ये होंगी जब हमारा करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल रहेगा, जब वो फ्लेक्सिबल रहेगा कि वो हर बच्चे की नीड्स को और रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग कैसे होगी, एक्टिविटीज के थ्रू होगी, यानी कि प्रमोट लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, एक्टिविटीज करा के जो है बच्चे को लर्निंग यहाँ पे करानी है हमें।
एम्पल स्कोप फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बिल्कुल, क्योंकि हमने ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करी है यहाँ पे बच्चे की, तो दैट मीन्स हम को करिकुलर एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा प्रेफर करेंगे और गेम्स एंड स्पोर्ट्स को भी बहुत ज्यादा इंक्लूड करेंगे, एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा ताकि जो बच्चा है उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। क्या कहता है आरटी? आरटी कहता है नो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बिल्कुल 8th क्लास तक बच्चे को कोई भी बोर्ड की परीक्षा नहीं देनी है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन यानी किसी बाहर की एजेंसी उसका एग्जाम जो है वो नहीं बनाएगी, यानी जो स्कूल है स्कूल के अंदर ही उसका एग्जाम बनेगा, वहीं चेक होगा और वहीं पे उसकी इवेल्युएशन की जाएगी अप टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये जो सारे पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। ऑल चिल्ड्रन आर टू बी प्रमोटेड टू हायर क्लास बट दिस doesn't mean that you should neglect the evaluation part, बिल्कुल हम जो नो डिटेंशन पॉलिसी की बात कर रहे थे यहाँ पे वही बात कहता है कि हर बच्चे को आपको प्रमोट करना है हायर क्लास में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इवेल्युएशन करोगे ही नहीं, कि चलो बच्चे को तो प्रमोट करना ही है, तो उसको इवेल्युएट तो आपको करना है, और कैसे करना है? सीसीई के तहत आपको बच्चे को इवेल्युएट असेस उसको करना है। बिल्कुल सीसी हम डिस्कस कर चुके हैं, वही सारी चीजें कि ऑलराउंड डेवलपमेंट का ध्यान रखना है बच्चे की, ठीक है। और डेवलपमेंट और यानी जो वो सीखे, जो भी उसकी लर्निंग हो वह कैसे हो भाई? एक्टिविटीज से हो, वो डिस्कवरी मेथड से हो, यानी आप जो बच्चे को ऐसे मौके दे कि बच्चा नई नई चीजें डिस्कवर कर सके। तो यही पे बात कर लेते हैं कि डिस्कवरी मेथड किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था। और अगर हम बात करें प्रोजेक्ट मेथड की, प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? किलपैट्रिक, किलपैट्रिक ने दिया था भाई, ये आएगा, ठीक है। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया था। तो चलिए आइए आगे, और बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा। अब एग्जैक्ट बात कर लेते हैं कि क्या क्या रूल्स बना दिए गए थे आरटी एक्ट के अंडर जो बच्चों को यहाँ पे शिक्षा का अधिकार देने के लिए हेल्प कर रहे हैं। सो फॉर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आरटी एक्ट सम रूल्स आर फ्रेम्ड, कुछ रूल्स बनाए गए जिनको क्या कहा गया? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2009। इन रूल्स का क्या नाम रखा भाई? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009। और जो आरटीई एक्ट है पूरा बहुत ही बड़ा एक्ट है, इसको टोटल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। टोटल 8 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, और यहाँ पे कुछ मेन आउटलाइंस इसने डिस्कस कर रखी है जिसको हम अभी बहुत ही डिटेल में आगे जान लेने वाले हैं कि क्या है ये सारी चीजें। सो एप्लीकेशन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, एप्लीकेशन एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय ऑल द स्कूल्स। क्या कहता है कि जो आरटीई है ना उसको सारे स्कूल्स, या तो वो गवर्नमेंट ओन्ड स्कूल्स हो या फिर वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हो, यानी गवर्नमेंट उनको ग्रांट प्रोवाइड करती है, या फिर जो हमारे लोकल अथॉरिटी के अंडर कोई स्कूल आते हो, जो भी स्कूल है या वो प्राइवेट स्कूल हो, सभी को आरटीई फॉलो करना है। आरटीई एक्ट 2009 सभी को क्या करना है? फॉलो करना है। और अगर कोई स्कूल आरटीई एक्ट फॉलो नहीं करता है तो उसका जो हमारा यहाँ पे एफिलिएशन है उसको कैंसिल किया जा सकता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे आरटीई में, उनका हम मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी रेफर्स टू द आंगनवाड़ी सेंटर्स, और जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो किसके तहत, किस प्रोग्राम, किस स्कीम के तहत चलाए जाते हैं? अंडर द इंटीग्रेशन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर उनको चलाया जाता है। और ये जो स्कीम है इसको कौन मैनेज कर रहा है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पे मैनेज कर रही है। नेक्स्ट, चाइल्ड का मतलब है आरटी एक्ट के अंदर 6 से 14 साल का बच्चा। अब हमने बात की थी किसकी? सीसीई की। सीसीई की बात की थी, जो टीचर है वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, छोटे छोटे ओरल या रिटन टेस्ट के थ्रू, रिमीडियल टीचिंग के थ्रू, या फिर हम कह सकते हैं डिबेट्स के थ्रू, एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट मेथड्स के थ्रू बच्चे की क्या करेगा? असेसमेंट करेगा, उसकी इवैल्यूएशन करेगा। अब अगर ये सारा प्रोसेस चल रहा है पूरे साल तो टीचर को क्या करना पड़ेगा? उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। उस रिकॉर्ड के बेसिस पे ही टीचर उसको लास्ट में यहाँ पे असेसमेंट, उसकी इवैल्यूएशन करेगा। तो उस रिकॉर्ड को क्या कहेंगे? प्यूपिल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव मींस जो पूरा इकट्ठा करके रख दिया गया है,
उसको प्यूपिल बच्चे के लिए यूज किया गया है। प्यूपिल क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बोलेंगे। ये क्या है रिकॉर्ड? उसकी प्रोग्रेस का रिकॉर्ड है, जो बच्चे ने प्रोग्रेस की है ना, जो ओवर द पीरियड उसने प्रोग्रेस की है, ये उसका रिकॉर्ड है एंड इज बेस्ड ऑन CCE। स्कूल मैपिंग एक टर्म आएगी। स्कूल मैपिंग क्या होता है? प्लानिंग स्कूल लोकेशन टू ओवरकम सोशल बैरियर्स एंड ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस, यानी कि स्कूल जो है उनकी लोकेशंस ऐसी हो कि हर बच्चा उसको क्या कर सके, असेस कर सके, हर बच्चा स्कूल आने के केपेबल हो। यानी इतने ज्यादा जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पे भी स्कूल हो, और उनकी ज्योग्राफिकल और जो सोशल कंडीशंस भी हैं वो ऐसी हो कि भाई ये नहीं है कि इस कास्ट का बच्चा है, इस रिलीजन का बच्चा है तो आप उसको स्कूल में एंट्री नहीं दोगे। ऐसे सोशल बैरियर्स और जो भी अगर ज्योग्राफिकल बैरियर्स हैं किसी भी तरह के, मान लो अगर एक चाइल्ड है विद स्पेशल नीड्स है, ठीक है, तो उसके लिए आप स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे कि भाई जो बच्चा है वो हर जगह स्कूल के हर लोकेशन पे, हर पार्ट पे उसकी एक्सेसिबिलिटी हो। तो हर तरह से हमें बच्चों की हर तरह की नीड का ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं कि जो राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन में कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें जो हमने की थी, हमने बात की थी कि जो बच्चा है उसको एज अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। अब अगर उसको एज अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन दिया जाएगा, दैट मीन्स उसका जो फंडामेंटल, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम किसके अंडर कवर करेंगे? उस बच्चे को स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, उसके अंडर यहाँ पे उसके फंडामेंटल्स को क्लियर किया जाएगा या फिर बिल्ड किया जाएगा, और फिर उसके बाद सक्सेसफुली बच्चे को उसकी क्लास में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा ताकि वो एकेडमिकली और सोशली इमोशनली भी वो बच्चों के साथ कोप अप कर सके। अब ये जो ट्रेनिंग पीरियड है, ये इसका जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 3 मंथ तक का रह सकता है और मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका 2 ईयर हो सकता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेंगे इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि कुछ और प्रोविजंस हैं। बिल्कुल ये वही बात है कि मिनिमम पीरियड जो हमारा 3 मंथ का रहेगा और विच में बी एक्सटेंडेड टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 इयर्स। 2 इयर्स तक इस चीज को, स्पेशल ट्रेनिंग को एक्सटेंड किया जा सकता है और बच्चे को एज अप्रोप्रिएट क्लास में ही उसको एडमिशन दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनका क्या रोल है यहाँ पे। उनका रोल है कि जो बच्चा है उसको वॉकिंग डिस्टेंस यानी 1 किलोमीटर के अंडर वहां पे जो है हर बच्चे को स्कूल की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। कौन सी क्लास के? 1st to 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और जो 6th to 8th क्लास के यानी अपर प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी 3 किलोमीटर की विसिनिटी में, उनके हाउस से 3 किलोमीटर की विसिनिटी में जो स्कूल है वो होने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कुछ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज या फिर कुछ रेजिडेंशियल फैसिलिटीज एज अ गवर्नमेंट, एज अ लोकल अथॉरिटी इनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी यहाँ पे। जैसे कि कुछ स्टेट्स में फ्री ट्रैवल पासेस दिए जाते हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स को, या फिर बाइसाइकिल्स वगैरह दी जाती हैं। सो ये सारे प्रोविजंस किसके लिए हैं? ताकि बच्चे की एजुकेशन रुके नहीं और वो निरंतर चलती रहे। अब जो लोकल अथॉरिटी है भाई, उसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन आरटी द्वारा बताया जाता है। वो क्या? कि लोकल अथॉरिटी को रिकॉर्ड मेंटेन करना है, यानी उसके अंडर मान लो अब जो हमारी ग्राम पंचायत है या फिर जो हमारी ब्लॉक की एडमिनिस्ट्रेशन है, जिला की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंडर जितने भी गांव आ रहे हैं वहां पे जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है, जन्म से लेके 6 साल तक, 14 साल तक के बच्चे हैं जो, क्या वो सभी बच्चे स्कूल में जा रहे हैं या फिर उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में एनरोल नहीं हुए? तो इस सब का रिकॉर्ड किसको रखना है? हमारी लोकल अथॉरिटीज को इस सब का रिकॉर्ड रखना है। लेकिन अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जिनके राइट्स का क्या हो रहा है यहाँ पे, उनको अच्छे से फॉलो नहीं किया जा रहा है या फिर उनको फिजिकली या मेंटली हरास किया जा रहा है या उनको एडमिशन नहीं दिया जा रहा, तो ये सारी चीजों को नोटिस करना, इन सारी चीजों को रिपोर्ट करना किसका काम है? हमारी लोकल अथॉरिटीज का काम है। साथ ही साथ मिड डे मील का जो प्रोविजन है, यानी मिड डे मील जो स्कीम है वो अच्छे से चल भी रही है या वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो भी रही है या नहीं स्कूल्स में, इस चीज को भी कौन चेक करेगा? हमारी लोकल अथॉरिटीज चेक
करेंगी। द मैनेजमेंट कमिटी शैल प्रिपेयर अ स्कूल डेवलपमेंटल प्रोग्राम, ये हमने डिस्कस किया है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम एसएमसी बनाएगी। और क्या क्या होगा उस स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट की अगले 3 साल में हमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, क्या स्कूल में लैब्स हमें चाहिए हैं, लैब्स में कंप्यूटर लैब हमें चाहिए, कितने कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी, या फिर क्या क्या हमारे इक्विपमेंट्स हमें चाहिए, या फिर हमें कुछ कोई नए जैसे कि बोल सकते हैं कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए बिल्डिंग में कुछ अलग से सुधार करने हैं, तो वो सारी चीजें स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आएंगी। और क्या क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं हेडमास्टर के लिए या फिर टीचर्स के लिए, या फिर क्या क्या ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीजें स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आती हैं। अब स्कूल की और टीचर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे बड़ी और सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है स्कूल्स की भी और टीचर्स की भी, कि वो आरटीई के प्रोविजंस को बहुत ही ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। और वो किसके अंडर ये काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यानी डीईओ के अंडर ये सारे स्कूल जो है ये सब प्रोविजंस को फॉलो करते हैं। और जो डीईओ है वो इनको क्या करेगा, कस्टडी, उसकी कस्टडी में ये सारा काम होगा, यानी वो इनको मैनेज करेगा और वही इनको मॉनिटर भी करने का काम करेगा। अगर कोई स्कूल मतलब अगर कोई स्कूल यहाँ पे आरटीई एक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करता है, वो उसको इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जाता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से नहीं निभाता है, तो उस स्कूल की रिकॉग्निशन को, उस स्कूल के एफिलिएशन को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में थोड़ा सा फर्दर हम और जान लेते हैं। क्या है कि भाई जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है shall be constituted mainly out of parents of children and their strength shall be 75%। पीछे हमने क्या बात की थी कि जो एसएमसी है उसके टोटल मेंबर्स का 50% विमेन रहेगी। और अब हम साथ में एक और बात को ऐड कर लेते हैं, वो क्या है कि जो जितने भी मेंबर्स हैं उसका 75% क्या रहेंगे, पेरेंट्स रहेंगे। किसके पेरेंट्स, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स। और एसएमसी को ये भी मॉनिटर कर रहा है कि जो टीचर है ना उसको नॉन एकेडमिक ड्यूटीज ज्यादा ना दी जाए, एक्सेप्ट सेंसस एंड इलेक्शन। या नॉन एकेडमिक ड्यूटीज मतलब जो पढ़ाने की जो टीचिंग की ड्यूटी से अलावा उसको काफी ज्यादा एकेडमिक काम और स्कूल में होते काफी ज्यादा नॉन एकेडमिक वर्क होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, ज्यादा टीचर के ऊपर ना थोपे जाए, ताकि जो टीचर है वो अपने मेन पर्पज से यहाँ पे डेविएट ना हो। एक्सेप्ट सेंसस यानी जो जनगणना है और जो इलेक्शन है, चुनाव है, उसमें जो टीचर है उसकी ड्यूटी लगा सकते हैं, लेकिन फर्दर कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसमें टीचर्स को की ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड पूरा जो मेंटेन किया है टीचर्स ने हर एक बच्चे का, उसको भी एसएमसी एक तरह से यहाँ पे मॉनिटर कर सकती है। और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या फिर करिकुलम फॉर्मुलेशन, टीचिंग मॉड्यूल्स और टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट में भी टीचर अपना योगदान यहाँ पे दे सकते हैं। एक और प्रोविजन जो आरटी हमें बताता है वो क्या, कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, किसके लिए, टीचर्स के लिए। कि अगर टीचर्स भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनकी डे टू डे फंक्शनिंग में, उनके डे टू डे बेसिस पे, तो उनके लिए भी तो कोई ग्रीवेंस यानी उनके जो समस्याएं हैं उनको भी तो कोई क्या करे, एड्रेस करे, यानी उसके लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना चाहिए। या फिर स्कूल ट्रिब्यूनल्स बनने चाहिए स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या फिर ब्लॉक लेवल्स पे, ताकि जो टीचर्स हैं वो अपनी समस्याएं किसी के सामने रख सके और उनकी समस्याएं सॉल्व हो सके। The teacher or local authority shall maintain a pupil teacher ratio। स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी का ये फंक्शन है कि वो प्यूपिल टीचर रेशो यानी कि जो स्टूडेंट टीचर रेशो है उसको मेंटेन करे। भाई अगर एक क्लास में अगर एक टीचर के ऊपर 60 या 70 बच्चे हैं, तो उस क्लास में टीचर जो है अच्छे से अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ट्रांजैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो टीचर्स का एक और देख लेते हैं रूल, कि जो स्टेट लेज डाउन द क्वालिफिकेशंस ऑफ टीचर, जो स्टेट है वो ही टीचर्स की क्वालिफिकेशन को निश्चित करेगी, निर्धारित करेगी। वेयर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ट्रेनी टीचर्स की, अगर कहीं पे शॉर्टेज होती है तो उनकी क्वालिफिकेशन में थोड़ी रिलैक्सेशन भी दी जा सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ समय तक। ठीक है, ये चीज कौन डिसाइड करेगी, HSSC यानी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा इसके थ्रू।
फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं करिकुलम एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की। अब पहले जो हमने बात की थी करिकुलम एंड हमारे जो इवेल्युएशन की, वो शॉर्ट थी, शॉर्ट में हमने उसको डिस्कस किया था। अब इसको काफी डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आइए जान लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट शैल नोटिफाई द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि SCERT। जो हमारी नेशनल लेवल ऑफ काउंसिल है उसको हम NCERT बोलते हैं, जो एजुकेशन के फील्ड में रिसर्च और ट्रेनिंग कराने का काम करती है, यानी कि जो क्या क्या नए नए मेथड्स होने चाहिए एजुकेशनल फील्ड में, क्या क्या नई नई टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस जो इफेक्टिवली बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने में बहुत ज्यादा अच्छे से मदद करे, ठीक है, या फिर क्या क्या नई ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करानी चाहिए हमें अपने टीचर्स को, जो उनको नए नए मेथड्स प्रोवाइड कर सके, नए नए आइडियाज दे सके, नई नई उनको ऐसे नई चीजें सिखा सके कि भाई जो टीचर है वो अपने कंटेंट को बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रांजैक्ट कर पाए क्लासरूम में। तो ये सारे काम किसके होते हैं? नेशनल जो लेवल है, सेंट्रल लेवल पे ये सारे काम करती है NCERT, चाहे वो करिकुलम डिजाइनिंग हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक का बनाना हो, या फिर उसके टीचर ट्रेनी जो प्रोग्राम्स है, या फिर जो इन सर्विस प्रोग्राम्स है, ये सारे फंक्शंस नेशनल लेवल पे NCERT करती है। और इसी के बिल्कुल एग्जैक्टली यही काम स्टेट में कौन करते हैं? हमारे SCERTs करते हैं। दैट मीन्स स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। दे फॉर्मुलेट द सिलेबस बनाते हैं, टेक्स्ट बुक डिजाइन करते हैं और टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी डेवलप करते हैं। डेवलप इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी डेवलप करते हैं। और CCE को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके लिए गाइडलाइंस भी कौन निर्धारित करते हैं? हमारे SCERTs करते हैं। द सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी इशूड एट द स्कूल और ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल विद इन 1 मंथ, यानी कि बच्चे को जो उसका रिपोर्ट कार्ड है, जो उसका सर्टिफिकेट है कि उसने एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, वो उसको 1 मंथ के अंदर मिल जाना चाहिए, ये कहता है RTE। अब क्या कहता है? इट विल ऑल्सो, अब ये जो सर्टिफिकेट है इसमें क्या क्या होगा? उसके क्युमुलेटिव रिकॉर्ड होगा पूरा, जो जो बच्चे ने अचीवमेंट्स की हैं, जो भी उसकी प्रोग्रेस रही है, जिस भी एक्टिविटीज में, जिस एरिया में उसने पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो डांस हो, लिटरेचर हो, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है उसके क्युमुलेटिव रिकॉर्ड में, यानी उसके रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होनी चाहिए, बिल्कुल, ताकि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट को असेस किया जा सके। अब कुछ राइट्स देता है CCE, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि KVS के PRT सिलेबस में एग्जैक्टली ये टॉपिक आपको मिल जाएगा कि राइट्स ऑफ चिल्ड्रन क्या क्या होने चाहिए। अब जो CCE, जो हमारा RTE है, बच्चों के अधिकारों को, चिल्ड्रन के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रोविजंस बताता है हमें? RTE का कहना है कि जो स्टेट्स हैं उनको स्टेट कमीशन बनाने चाहिए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स, यानी कि ऐसे कमीशंस बनाए जाए कि अगर बच्चों के जो अधिकार हैं उनको उनसे छीना जाए तो वहां पे जो एक्शन लेने का काम करेगा कौन करेंगे? हमारे स्टेट कमीशंस करेंगे। और इन्हीं के अंडर जो है सारे प्रोविजंस आएंगे अगर बच्चों के अधिकारों का यहाँ पे अच्छे से उनको फॉलो नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें अभी स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स नहीं बने हैं, तो ऐसी स्टेट्स कुछ मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि जब तक उनमें ये स्टेट कमीशन नहीं बनते हैं तब तक वो क्या यहाँ पे कौन सी अथॉरिटी को बनाएंगे? वो बनाएंगे राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यानी RIPA। डायरेक्ट आपको ये फुल फॉर्म आपसे ये पूछी जाती है कि राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या है भाई? RIPA है। और इनको किसका सब्स्टिट्यूट माना गया है? स्टेट कमीशन का सब्स्टिट्यूट माना गया है। लेकिन एक थोड़े समय के लिए, जब तक स्टेट कमीशन नहीं बनते हैं, तो सारे फंक्शन ये परफॉर्म करेंगे, बच्चों के अधिकारों को, जो भी है उनके अधिकारों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये अपने प्रोविजंस निकालेंगे। अब किस किस तरह के राइट्स हो सकते हैं, ये जो पोर्शन है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। कैसे राइट्स हो सकते हैं भाई? राइट ऑफ एम्पावरमेंट, यानी हमें बच्चे को सशक्त बनाना है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का उसको राइट है।
काफी सारे प्रोविजंस हमारे हैं, प्रोटेक्शन के राइट्स हो सकते हैं, यानी कि जो बच्चा है उसको एजुकेशन का राइट हो, उसको केयर मिलनी चाहिए, उसको जो भी सोसाइटी में डिवेल करने के लिए जो भी सर्विसेज या फिर खेलना या फिर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का उसको मौका मिलना चाहिए। ये सब बच्चे के क्या है, अधिकार है, प्रोटेक्शन के राइट है उसको, ताकि उसको कोई अब्यूज ना कर सके, उसको कोई नेग्लेक्ट ना कर सके, बच्चे का कोई एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके। ये सारे राइट्स बच्चे को हैं। बच्चा हर कम्युनिटी फंक्शन में, किसी भी कम्युनिटी प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, वो लाइब्रेरीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, कम्युनिटी प्रोग्राम्स या फिर यूथ वॉइस एक्टिविटीज में बच्चे को पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। अब इन सिमिलर फैशन द चाइल्ड राइट्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क या फिर जो CRIN बनाया गया है फॉर शॉर्ट या फिर कैटेगरीज राइट इनटू 2 ग्रुप्स, जो हमारा चाइल्ड राइट्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क है वो इन जो राइट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। वो कौन कौन से राइट्स हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, और दूसरा है हमारा एनवायरमेंटल, कल्चरल एंड डेवलपमेंटल राइट्स। नाम से ही पता चलता है, इकोनॉमिक यानी बच्चे को अधिकार है कि उसकी सारी जरूरतें इकोनॉमिक भी, सोशली जो उसकी नीड्स हैं या फिर उसके जो कल्चर राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसकी फूड की, वाटर की, ये सारी जो स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ उसकी मेंटेन होनी चाहिए, सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स उसकी कंप्लीट हो। अब जो ये वाला राइट है एनवायरमेंटल, कल्चरल एंड डेवलपमेंटल राइट, इसको एक थर्ड जनरेशन राइट भी कहा गया है, यानी कि जो बच्चा है उसको राइट है कि वो सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट में क्या कर सके, सरवाइव कर सके। ठीक है भाई, ये सारे कुछ उसके राइट्स हैं, यानी अपनी बॉडी पे उसका अधिकार है। अब एक यहाँ से बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि जो एजुकेशन है, हमारी शिक्षा है, वो कैसी लिस्ट में आती है, समवर्ती सूची या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। क्या होती है भाई कॉन्करेंट लिस्ट? कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, दोनों गवर्नमेंट प्रोविजंस यहाँ पे बना सकती हैं। यानी जो एजुकेशन है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपने प्रोविजंस बना सकती हैं, और दोनों उसको RT एक्ट को लागू करने के लिए दोनों फंड्स प्रोवाइड करेंगी, ग्रांट्स इन एड दोनों क्या करेंगी, प्रोवाइड करेंगी। यानी एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि RT को अच्छे से क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, और सभी 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये कुछ हमारी चीजें थी जो आज हमने, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी जो हमने RT में डिस्कस की है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब आपको समझ आया होगा। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच ही गए हैं तो दैट मीन्स आप एक सीरियस एस्पायरेंट है, और आप हमें ऐसे ही इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम पूरा KVS PRT का सिलेबस टॉपिक वाइज पूरा कवर करने वाले हैं। And thank you. If you like the video, so you can subscribe the channel and also share the videos with others, your fellow जो आपके एस्पिरेंट्स हैं जो KVS PRT या फिर DSSS PRT के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। धन्यवाद।